हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम अकाउंट्स में यूज़ में लेते हैं, तो उनका मतलब पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है हर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो दो पार्टीज़ के बीच में हो रहे हो और जिसके अंदर मनी एक्सचेंज हो रहा हो। ठीक है, मनी के लिए गुड्स और सर्विसेज आपने कुछ दियो और रिटर्न आपको पैसा मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल परचेज, सेल्स, किसी डेटर से पैसा लेना, किसी क्रेडिटर को पे करना, कोई एसेट परचेज करना, कोई एक्सपेंसेस पे करना, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो इस टाइप के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, ये दो पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, हमने कोई गुड्स या सर्विस दी है और इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो ये हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन्हीं ही हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड करते हैं। सेकेंड टर्म हमारी आती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। बिजनेस में जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ कोई असेट, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कैश ही हो। कैपिटल का मतलब हो गया इन्वेस्टेड अमाउंट। हमने अगर कैश लगाया है, हमने फर्नीचर लगा दिया, हमारे पास गाड़ी थी हमने वो लगा दी, हमने कोई मशीन खरीद के लगा दी, तो ये सब कैपिटल है। तो जब बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अकाउंट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी का अकाउंट, जिसके अंदर हम उसके सारे ट्रांजेक्शन्स क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, किसी एक आइटम का हम डेट वाइज रिकॉर्ड रखते हैं, जिसमें उसका सेपरेट अलग से होता है, सारे उसी के अकाउंट्स एंट्रीज उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे अगर सपोज राम का अकाउंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राम की एंट्रीज होंगी। अगर बैंक अकाउंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक की एंट्रीज होंगी। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी का होता है जिसमें डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। फिर हमारा फोर्थ टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब हो गया जब प्रोप्राइटर बिजनेस का कोई सामान या कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए काम में ले लेता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, जब किसी प्रोप्राइटर ने बिजनेस का कोई भी गुड्स या कोई भी कैश अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए काम में ले लिया, तो उससे बिजनेस की कैपिटल कम हो गई। बिजनेस का पैसा था वो उसने निकाल लिया तो कम हो गया। ठीक है, तो उस अमाउंट को आप लोग क्या कहते हो? ड्राइंग्स। देन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब अगर हमें किसी को कुछ पे करना हो तो वो होती है हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी। अगर कोई लाइबिलिटी हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, विद इन अ ईयर, तब तो वो होगी करेंट लाइबिलिटी। और अगर आपको कोई भी लाइबिलिटी एक साल से ज़्यादा में पे करनी है, एक साल के बाद पे करनी है, तो वो होगी नॉन करेंट लाइबिलिटी। जैसे बैंक से लोन ले रखा है 5 ईयर्स का, तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया। लेकिन हमने नॉर्मल किसी पर्सन से उधार लिया है, सामान खरीदा, हमने उसको कह दिया हम 3 महीने बाद पैसे दे देंगे, तो वो कौन सी लाइबिलिटी हो गई? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही हमारी होती है असेट्स। असेट्स क्या होता है? जिसपे बिजनेस का ओनरशिप हो, जो बिजनेस का खुद का हो। ऐसे असेट्स भी दो टाइप की होती है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। करंट असेट्स कौन सी होती है? जिसको आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे स्टॉक, स्टॉक नॉर्मली बिजनेस बेचने के पर्पज से रखता है, तो ऑब्वियसली वो एक साल के अंदर अंदर उसको क्लियर करता है, तो स्टॉक क्या हो गया? करंट असेट। तो करंट असेट विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। नॉन करंट असेट जिसको कैश में कन्वर्ट करने में एक साल से ज़्यादा लगते हैं, जैसे बिजनेस की बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्लांट्स, मशीनरी, वो इतने हैवी अमाउंट के होते हैं। सेकेंड थिंग, उनको रीसेल पर्पज से खरीदते भी नहीं है। नॉन करंट असेट्स क्यों खरीदे जाते हैं? ताकि बिजनेस में प्रोडक्शन किया जा सके, राइट। तो वो रीसेल पर्पज से नहीं होते हैं, तो एक साल में नॉर्मली बिजनेस उससे नहीं बेचता। तो जब एक साल से ज़्यादा टाइम लेता है कैश में कन्वर्ट होने में, तो वो होता है नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल असेट्स तो कौन सा हो गया? जिसको बिजनेस फिजिकली फील कर सकता है, असिस्टेंस होता है। इनटेंजिबल जैसे फिजिकली देखा या छुआ नहीं जा सकता। टेंजिबल असेट्स का एग्जांपल कोई भी ले लो, कार, बिल्डिंग, मशीनरीज, प्लांट्स, ये सब टेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब हो गया लोगो हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो इसके लिए पैसे लगते हैं, बट इनका कोई फिजिकल असिस्टेंस नहीं है, ये कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है जिसे लॉकर के अंदर या कहीं संभाल के रखा जा सके, राइट। फिर हमारा हो गया रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस। नाम से ही पता है, रिसिप्ट अगर हमें कोई अमाउंट रिसीव हो रहा हो, एक्सपेंसेस अगर हमारा अमाउंट पे जा रहा हो। रिसिप्ट के भी दो टाइप होता है और एक्सपेंसेस के भी दो टाइप होता है। मतलब एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस और एक होता है कैपिटल एक्सपेंसेस। तो क्या डिफरेंस है रेवेन्यू और कैपिटल में? रेवेन्यू का मतलब होता है जो बिजनेस डेली बेसिस पे करता हो, जिसका टाइम इंटरवल फिक्स हो।
ठीक है। जबकि कैपिटल का मतलब होता है जिसका टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होता, जो वंस इन अ वाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पे करना खर्चा है, तो वो खर्चा कौन सा है? रेवेन्यू है, क्योंकि हर महीने पे हो रही है। लोन का जो आपका इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट है वो भी हर महीने लग रहा है, तो वो रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है। जबकि अगर आप कोई असेट परचेज करते हो तो खर्चा तो है, लेकिन कौन सा खर्चा है? कैपिटल। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा बार बार कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी असेट परचेज नहीं करते। तो वंस इन अ वाइल अगर कोई हो रहा है तो वो कैपिटल होता है, और रेवेन्यू होता है जो डेली बेसिस पे हो रहा हो। फिर आते हैं परचेज एंड परचेज रिटर्न। क्लियर है वर्ड से ही? परचेज का मतलब क्या होता है? कोई अपने बिजनेस में गुड्स खरीदो और अगर सामने वाला कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर दे तो वो हो जाता है परचेज रिटर्न। ऐसे ही सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। अगर हमने किसी को गुड्स सेल किया है तो वो सेल्स हो गया, और अगर उन्होंने हमें वापस लौटा दिया तो वो हो गया सेल्स रिटर्न। स्टॉक। स्टॉक का मतलब जिससे प्रोडक्शन होगा, जो बिजनेस रीसेल पर्पज से परचेज करता है। डेटर्स, जिसको हमने उधार पे माल बेचा हो। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम उधार पे माल बेचते हैं, वो हमारे होते हैं डेटर्स। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार में माल परचेज किया हो, ठीक है, ये बोल के कि हम पैसे बाद में दे देंगे, तो वो हमारे होते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे क्या हो गए? लाइबिलिटी हो गई। कौन सी लाइबिलिटी? हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, इसलिए हमारी करंट लाइबिलिटी है। लाइफ स्टॉक, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे लाइफ स्टॉक में आते हैं। कई बिजनेसेस काम में लेते हैं एनिमल्स को भी, तो वो अगर उनके पास है तो वो उनके क्या है? लाइफ स्टॉक है। बैड डेट्स, हमने किसी को उधार पे माल बेचा था बट बंदे ने हमें पैसा देने से मना कर दिया, उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो वो हमारा क्या हो गया? बैड डेट्स। मतलब पैसा डूब जाना, डूबत खाते में चला गया। ठीक है। तो जब डेटर्स हमें पैसा देने से मना कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है? बैड डेट्स। अभी हमने एक टर्म पढ़ी रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू कौन सी होती है? जो हम डे टू डे ऑपरेशंस में काम में आ रहा है। जबकि कैपिटल कौन सा होता है? जिनसे, जो पहली बार जिनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, और जिनसे कोई असेट या लाइबिलिटी इफेक्ट होती है, जैसे कोई असेट परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, तो कैपिटल हो गया। जबकि नॉर्मल गुड्स सेल करना, गुड्स परचेज करना, सैलरी पेमेंट करना, ये हमारा रेवेन्यू हो गया, कि उनका ड्यूरेशन फिक्स होता है। एक टर्म और आती है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जिनमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होते हैं, जो दोनों का मिक्स होता है। जैसे जो नेचर वाइज तो होते हैं रेवेन्यू, बट चार्ज वो किसके ऊपर होते हैं? असेट के ऊपर। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे हम लोगों का कोई भी आइटम है, हमें हर साल पे करना है, तो वो हमारा हो गया रेवेन्यू। लेकिन वो जो चार्ज हो रहा है उससे हमारी कोई ना कोई असेट इफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैंने कहा कि मैं 50 लाख रुपए खर्च करूंगी किसी एक नई किसी प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे सपोज मारुति है, उसने 50 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कराया है, एक नई कार लॉन्च की है उसके लिए। ठीक है। अब ये जो 50 लाख का अमाउंट है, ये इन्होंने खर्च तो कर दिया। अब इससे सपोज इनको 5 साल तक गाड़ियों की सेल हुई है, 5 साल तक इनकम मिली, तो ये 50 लाख का अमाउंट 1 साल का नहीं माना जाएगा। ये 50 लाख का अमाउंट कौन सा माना जाएगा? 5 साल के लिए खर्च किया था। ऐसे ही स्कूल जब एडवर्टाइज करता है तो स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट सब साल के स्टार्टिंग में एडवर्टाइज करते हैं, और उससे हमें इनकम पूरे साल मिलती है, इवन कई बार आगे तक मिलती है। तो ये 50 लाख का अमाउंट हमने खर्च ज़रूर एक बार में कर दिया, बट ये 1 साल का नहीं है, ये कितने सालों का है? 5 सालों का है। ठीक है। तो क्योंकि एक बार पे किया है, बाहर साल अपन पे नहीं करेंगे, तो ये तो हो गया कैपिटल कैरेक्टरिस्टिक। और रेवेन्यू क्यों है? क्योंकि ये हर साल चार्ज होगा। 50 लाख 5 साल के लिए, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हर साल का 10-10 लाख रुपए। तो ये हमारा हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं। फिर हमारा आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब जो भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस में अगर हम कुछ रिडक्शन कर देते हैं तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं, सबको पता है। डिस्काउंट 2 टाइप के हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। दोनों में प्राइस कम हो रही है, बट दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ट्रेड डिस्काउंट तो दिया जाता है ताकि सेल्स बढ़ाई जा सके। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या करता है? ताकि हम लोग सेल्स इंक्रीज कर सके। ट्रेड डिस्काउंट बढ़ाने का ये कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके और हमारी सेल्स बढ़े। कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि हम लोग पेमेंट जल्दी रिसीव करें। फॉर एग्जांपल, आप सपोज अगर कहीं पढ़ने जाते हो, वहाँ पे आपकी 50,000 की फीस है। ठीक है। आपसे बोला कि आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी है, 25,000 और 25,000। 25,000 अभी देना और 25,000 आपको 6 महीने बाद देना है, ये डिसाइड हुआ।
अब आपको अगर सामने वाला इंस्टीट्यूट ये ऑफर करे कि अगर आप अभी के अभी हमें सारा अमाउंट पे कर देते हो तो आपको 50,000 की जगह 40,000 पे करना पड़ेगा। तो जो 10,000 उसने कम किया दैट इज कैश डिस्काउंट। वो क्यों कम किया? ताकि उसको पेमेंट जल्दी मिल सके। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं था ज़्यादा लोग आए, उसको ये था कि पैसा जल्दी मिल सके। इसी की जगह सपोज 50,000 की फ़ीस थी और अगर बोला कि 2 बच्चे अगर आता है तो हम फीस 45,000 कर देंगे, तो यहाँ जो 5,000 कम हुआ वो क्यों हुआ? ताकि हम और बच्चों को बुला सकें। तो ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, सेल्स बढ़ाना। जबकि कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जल्दी अमाउंट रिसीव करना के पर्पज से अगर हम लोग रोज डिस्काउंट देते हैं तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। हम डिस्काउंट देते भी हैं और हमें डिस्काउंट मिलता भी है। ठीक है, डिस्काउंट हमने दिया कैसे? किसी डेटर ने कहा था कि वो 3 महीने बाद हमें, डेटा मतलब जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, उधार पे सेल किया है, अब उसने हमसे ये कहा कि वो हमें 3 महीने बाद पे कर देगा। तो हम उसको बोल रहे हैं कि अगर तुम हमें अभी के अभी पे करते हो तो हम तुम्हें 500 का डिस्काउंट दे देंगे। तो वो डिस्काउंट हमने दिया है, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। सेम डिस्काउंट हमें ऑफर होता है। हमने किसी से माल परचेज किया था और हमने उसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको 4 मंथ्स के बाद पे करेंगे। अब सामने वाली पार्टी हमें कहती है कि आप अगर अभी के अभी हमें पे कर दो, अगर आप अभी के अभी हमें पे कर देते हो तो हम आपको 300 का डिस्काउंट देंगे। तो ये डिस्काउंट हमें मिला है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट दोनों होते हैं। फिर प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब जिसने सारा इन्वेस्टमेंट किया है, जो बिजनेस के सारे रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने बिजनेस चलाया है, तो वो हमारा क्या होता है? प्रोप्राइटर। फिर एक वर्ड हमारे है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास कोई असेट होती है तो उस असेट की वैल्यू ईयर टू ईयर चेंज होती जाती है और वो चेंज ऑब्वियसली कम होती है, तो जो वैल्यू कम होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई मशीन खरीदी 5 लाख में, अगले साल उसको हमने काम में लिया या सपोज डिमांड में नहीं है, जिस भी वजह से उसकी वैल्यू 50,000 से कम हो गई, अब वो उसकी कीमत रह गई 4,50,000। अगले साल फिर उसकी वैल्यू कम हो गई, अब उसकी वैल्यू से 4 लाख हो गई। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है उस कम वैल्यू को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हमारी फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फिर आता है सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब हो गया अगर कोई बिजनेस या कोई पर्सन इस पोजीशन में है कि वो अपना डेब्ट मतलब जो उसने उधार लिया है वो पे कर दे, अगर वो पे करने की पोजीशन में है तो देन ही सॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट मतलब वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो क्या कर सके? अपना अमाउंट पे कर सके। इंसॉल्वेंट मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो पे करने की कैपेसिटी नहीं रखता तो उसे हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आगे आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे तो यही टर्म बाद में आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी डाउट हो आपको, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगी, और इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वो लाइव सेशन में सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।